नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आज किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत जारी है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया है। सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक कानूनों को टालने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर किसानों ने कहा है कि उनकी मांग कानूनों को टालने की नहीं है, बल्कि कानूनों को रद्द कराने की है। सरकार से वार्ता के लिए जाने से पहले किसान नेता मंजीत सिंह राय और राजेंद्र सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि हमारी मांग पहले दिन से साफ है कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार झुक रही है, यानी बातचीत असल में अब शुरू हुई है। सिंह ने कहा कि हमने कल बैठक में 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर चर्चा की और हम उससे पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारा ट्रैक्टर मार्च टालना चाहती है तो कानून रद्द करे। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को ही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव कराने पर चर्चा होने की संभावना थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि मई में पार्टी के आंतरिक चुनाव कराए जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि आंतरिक चुनाव के चलते पार्टी का ध्यान भटके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। कोरोना महामारी और चीन से जारी सीमा गतिरोध के बीच इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स ने एक सर्वे कराया है, जिसमें देश के लोगों का ताज़ा मूड भांपने की कोशिश की गई है। सर्वे के मुताबिक अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनेंगे। सर्वे के मुताबिक चुनाव होने पर एनडीए को 321 सीटें, यूपीए को 93 सीटें और अन्य को 129 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही एनडीए को 43% वोट मिलेंगे, यूपीए को 27% तो अन्य को 30% वोट मिल सकते हैं। बिहार में अब सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है। इसके अनुसार सूबे में अगर कोई सोशल मीडिया यूजर किसी सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी के तरफ से जारी पत्र में कही गई हैं। पत्र में लिखा गया है कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में अपमानजनक और भ्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह कानूनी तौर पर जुर्म है और साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को इसकी सूचना दें ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर एडीजी के पत्र सामने आने के बाद आरजेडी ने सरकार पर सोशल मीडिया से डरने का आरोप लगाया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों के जरिए अपना एजेंडा चलवाती है और असली खबरों को दबाया जाता है। सरकार सोशल मीडिया पर खबरों को नहीं रोक सकती, इसलिए अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने वाली बात कही गई है। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया को लेकर जारी फरमान पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने एडीजी के पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया, मैं सीएम को चुनौती देता हूं, मुझे इस आदेश के तहत गिरफ्तार करें। उन्होंने लिखा है, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। अब राज्य सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने का कारण नहीं बताया है। बता दें, राजीव बनर्जी ने इससे पहले टीएमसी के कुछ नेताओं पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही बीजेपी में नए बनाम पुराने नेताओं की जंग चल रही है। इस जंग को लेकर गुरुवार को पूर्वी बर्धमान जिले में 2 गुटों में भिड़ंत हुई और पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा, इनमें से एक गुट पार्टी के पुराने नेताओं का था और उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि पार्टी में दूसरे दलों से आए नए लोगों के कारण उन्हें किनारे किया जा रहा है।
सीबीआई ने यूके की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5,62,000 भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में यूके की एक और कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई को जवाब में सोशल मीडिया कंपनी की ओर से बताया गया कि ग्लोबल साइंस रिसर्च ने अवैध तरीके से लाखों भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा जमा किया और इसे कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ साझा किया। फेसबुक ने भारत सरकार को 5 अप्रैल 2018 को बताया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इंस्टॉल किए गए ऐप के जरिए करीब 5,62,000 भारतीयों के फेसबुक डेटा तक पहुंच बनाई थी। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत अब वापस ले ली है। पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि महिला ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसको अब महिला ने वापस ले लिया है, जिसके बाद केस बंद हो जाएगा। बता दें, शिकायतकर्ता महिला उस महिला की बहन थी जिसके साथ मुंडे ने कबूला था कि उनके 2 बच्चे भी हैं। महिला ने 11 जनवरी को मुंडे पर रेप का आरोप लगाया था। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने को लेकर चीन ने कहा है ये एक सामान्य गतिविधि है, क्योंकि उसने गांव अपने क्षेत्र में बसाया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने मीडिया से कहा कि चीन ने कभी भी चीन के क्षेत्र में अवैध तौर पर बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। ये चीन का इलाका है और इसमें कोई भी निर्माण पूरी तरह से हमारी संप्रभुता का विषय है। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत की सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बसा लिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्राफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना, चांदी और नकदी लूटने वाले पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के वक्त ये तीनों पुलिस वाले वर्दी में थे। घटना 20 जनवरी की है। महाराजगंज के 2 सर्राफा व्यापारी जेवरात और कैश लेकर बस से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। इन्हें रास्ते में पुलिस की वर्दी पहने 3 लोगों ने छानबीन के नाम से बस से उतारा और ऑटो से अगवा कर ले गए। वे सर्राफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना, चांदी और कैश लूटकर फरार हो गए। सर्राफा व्यापारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और बताया कि लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए थे। गोरखपुर पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की तस्वीर निकाली तो पता चला कि वे पुलिस की वर्दी में लुटेरे नहीं बल्कि असली पुलिस वाले थे। भारत में एक दिन में 14,545 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 163 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,25,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,88,000 के पार हैं। इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने इराक की राजधानी बगदाद में हुए दोहरे ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। गुरुवार को हुए इस हमले में 32 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। आईएस से जुड़े न्यूज़ एजेंसी अमाक के मुताबिक इस हमले का लक्ष्य शिया मुस्लिम थे। आईएस सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप है। बीते 3 सालों के दरमियान ये बगदाद में हुआ सबसे बड़ा हमला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।